नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का मैराथन क्लास करेंगे और ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। करीब करीब वो आपका 1.5 घंटे का क्लास बना हुआ है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप उस मैराथन क्लास को देखने के बाद MCQ वाले सीरीज़ को भी जाकर देखिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेल के बारे में अर्थात कोशिका के बारे में। फिर अगर समय रहा तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर इन सब टॉपिक से कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत अर्थात ब्रेन सैंड किसे कहा जाता है। आपसे कल के डेट में ऐसा पूछ सकता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर या कंडक्टर किसे किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का किंग किसे कहा जाता है ना। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है, और आपका मेल और फीमेल के गोनाड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये। तो आपका ये वाला मास्टर ग्रंथि और सुपर मास्टर ग्रंथि तो कितने एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज की इस क्लास में इन्हीं सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप लोग को बस मेरे साथ लास्ट तक एंड तक रहे रहना है जी, ठीक है। इसके बाद जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका से भी कैसा क्वेश्चन आता है मैं बता रहा हूँ। देखो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कोशिका शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन यूनिट किसे बोलते हैं, पादप कोशिका का किचन किसे कहा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। इन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी बातों पे आज की इस क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का आपका, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि और आपका कोशिका। निश्चित है आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बस आपको एंड तक क्लास में बने रहना है, ठीक है। कोशिका से तो आपने देखा होगा, अगर प्रीलिम्स का CGPSC का एग्जाम आपने एनालिसिस किया होगा तो 2-3 साल हो गया कोशिका से ही क्वेश्चंस कर रहा है प्रीलिम्स में CGPSC में। तो ये क्लास आपको CGPSC के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है जी। चलिए तो पहला हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में और किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि आखिर ये अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है, हमारे शरीर के कौन कौन से भाग में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसको और किस किस नाम से जानते हैं। इन सभी बातों पर आज की इस क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि किसे कहा जाता है, ग्रंथि, ठीक है। हम लोग आज स्पेशली अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जानना आखिर ग्रंथि किसे कहते हैं। और ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी, ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन का स्त्राव होता है। मैंने क्या बोला कि ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम या हार्मोन का स्त्राव होता है। किसका, एंजाइम या हार्मोन का स्त्राव होता है, ठीक है। एक बार और पुनः सुन लीजिए, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण होता है, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण होता है। आगे समझ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, तो ग्रंथि मेजरली देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है।
पहला क्या होगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा जी आपका, दूसरा हो जाएगा आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा क्या हो जाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि, और तीसरा हो जाएगा आपका मिश्रित ग्रंथि, तीसरा क्या हो जाएगा आपका मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रंथि आपका 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मिश्रित ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड, किस नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि ग्रंथि किसे कहेंगे, तो ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, और ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो आज की इस क्लास में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, आज की इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में जी, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखो बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में था, 2nd नंबर के पार्ट में मैंने पूरा बताया हुआ है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से स्पेशली एंजाइम का स्त्राव होता है, और कौन कौन सा एंजाइम का स्त्राव होता है सब मैंने 2nd वाले पार्ट में बताया हुआ है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या बता दिया, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहां से एंजाइम और हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, चलिए अब और कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाएगा, मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाएगा, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, तो ऐसी ग्रंथि जिसमें आपका नलिका नहीं पाया जाता, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसी ग्रंथि। ठीक है, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, और नलिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी, डक्ट बोला जाता है। तो ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही आपका अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो ऐसे ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, ये कई बार पूछा गया ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, तो इससे हार्मोन का स्त्रावण होता है। किसका, हार्मोन का। मतलब आज हम लोग पूरा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पूरा हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी, हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, तो वे ग्रंथि जिसमें नलिका अर्थात डक्ट नहीं होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, हार्मोन का स्त्रावण होता है। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहा जाता है जिसमें जिसमें आपका नलिका या डक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक्ट, जिसमें नलिका या डक्ट होता है, पाया जाता है, जिसमें नलिका या डक्ट पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से देखा जाए तो किसका स्त्रावण होता है, इससे आपका एंजाइम का, किसका जी, इससे एंजाइम का स्त्रावण होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से। दोनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, तो आपको बताना है हार्मोन का, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावण होता है, तो एंजाइम का स्त्रावण होता है। लेकिन कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण होता है। ठीक है, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जहां से आपका एंजाइम का भी स्त्रावण होता है और हार्मोन का भी स्त्रावण होता है। तो ऐसे ग्रंथियों को किस नाम से जानते हैं जी, ऐसे ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि, किस नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि। ऐसे ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक बार पुनः सुनिए मैंने क्या क्या बताया। ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण होता है। ग्रंथि बेसिकली 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और मिश्रित ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, तो ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावण होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलिका पाया जाएगा और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्त्रावण होता है, मैंने पूरा दूसरा पार्ट में पढ़ा दिया है। और मिश्रित ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मतलब आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावण होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका एंजाइम का होगा, और मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सर ये एंजाइम और हार्मोन होता क्या है।
तो एंजाइम और हार्मोन किसे कहेंगे? देखो, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को सक्रिय करता है और हार्मोन क्या करता है? वो किसी अंग को सक्रिय करता है। ठीक है, समझ में आ गया? हार्मोन किसी अंग को सक्रिय करता है और एंजाइम किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है। होपफुल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बेसिकली आज हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के कौन कौन से भाग में कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जी, ये मैंने एक व्यक्ति का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें से देखो ये उसका ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? देखो, मस्तिष्क में हो जाएगा सबसे पहले हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या हो जाएगा जी? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपका पीयूष ग्रंथि। दूसरा क्या होगा? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा हो जाएगा पीनियल काय। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? पीनियल काय। ये तीनों जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। तो पहला क्वेश्चन नहीं आता है, पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, अर्थात मस्तिष्क में। ठीक है, तो जो पीयूष ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल का ग्रंथि, ये सब कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, अर्थात मस्तिष्क में। उसके बाद ये आपका ये जो व्यक्ति का ये गला दिख रहा है, गला, नेक, तो नेक में क्या पाया जाता है? यहाँ पास पाया जाता है जी आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? आपका थायराइड ग्रंथि, याद रखना है। नेक में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि। और इसको कवर करके कौन सा ग्रंथि रखा हुआ है? इसको रखा हुआ है पैराथायराइड। क्या? पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड, याद रखना है। नेक में हमारा थायराइड ग्रंथि और उसको कवर करके कौन रखा है? पैराथायराइड। ठीक है, उसके बाद ये इसका सीना हो जाएगा। तो सीना, यहाँ पास, सीना के पास आपको ध्यान रखना है, सीना के पास कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? आपका थाइमस। क्या हो जाएगा जी? आपका थाइमस, थाइमस। और थोड़ा सा और नीचे, नीचे में यहाँ पास क्या पाया जाता है? एक और ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, याद करते चलिए ना, इसको अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पास किडनी पाया जाता है, किडनी है ना, किडनी। और किडनी के जस्ट ऊपर में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? देखो, किडनी के जस्ट ऊपर में पाया जाता है, ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और ये किडनी, किडनी के जस्ट नीचे में पाया जाता है गोनाड ग्लैंड, है ना। किडनी के जस्ट नीचे में क्या पाया जाता है जी? गोनाड ग्लैंड पाया जाता है, गोनाड ग्रंथि, गोनाड ग्रंथि। और गोनाड ग्लैंड में आपका क्या पाया जाता है? देखो, मेल में, मेल में क्या पाया जाता है? मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस और फीमेल में पाया जाता है जी आपका 1 पेयर ऑफ ओरी। ठीक है, मैंने क्या बोला? गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस। और फीमेल में क्या पाया जाता है? ओरी, है ना। फीमेल में क्या पाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, फीमेल में पाया जाएगा आपका ओरी। ठीक है जी, चलो, फीमेल में क्या पाया जाएगा? आपका ओरी पाया जाएगा, ध्यान रखना है। फीमेल में क्या पाया जाएगा? इधर लिख दे रहा हूँ मैं, फीमेल में ओरी पाया जाता है, ओरी, ये फीमेल में। तो चलिए एक बार पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताया। देखो, ब्रेन में मैंने कौन कौन से ग्रंथि के नाम बताए? ब्रेन में मैंने बताया हाइपोथैलेमस, पिनियल काय और आपका पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस हो जाएगा, पिनियल काय हो जाएगा और आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ये ब्रेन में। गला में आपका थायराइड ग्रंथि, उसको कवर करके कौन रखा है? आपका पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद यहाँ पास चेस्ट में, सीना में थाइमस ग्रंथि, उसके जस्ट नीचे में अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। और ये किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर में एड्रिनल हो जाएगा। और किडनी के जस्ट नीचे में गोनाड ग्लैंड, और गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में पाया जाता है टेस्टिस और फीमेल में पाया जाता है आपका ओरी पाया जाता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। होपफुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रंथि पाया जाता है। आ गया होगा सभी को समझ में। ठीक है, ये आप लोग को ये डायग्राम तो अच्छे से दिख रहा होगा एक बार, और इसको मैं थोड़ा सा वाइट ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ। ये एक व्यक्ति का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये। ठीक है, अच्छे से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं इसको मार्क्स कर दे रहा हूँ और अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये उसका सिर हो जाएगा, ठीक है, और ये उसका पैर हो जाएगा, इधर का 2 ठो मैंने पैर बनाया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आप लोग को। इसका नॉमेनकल्चर मैंने कर दिया तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चले। अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या है और इसे और किस किस नाम से जानते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन में, है ना, अर्थात मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि। पहले हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क, मस्तिष्क में पाई जाने वाली, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि अर्थात ब्रेन में, ब्रेन में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलो, तो आप लोग को समझ में आ गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब यहाँ से हार्मोन के स्राव होगा। तो बेसिकली हम लोग को हार्मोन के बारे में ही पढ़ना है। देखो, ब्रेन में कौन कौन सा मैंने बताया था? ब्रेन में मैंने सबसे पहले बताया था हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन में मैंने सबसे पहले क्या बताया था जी? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बताया था ब्रेन में, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद मैंने बताया था दूसरा पिनियल काय। दूसरा क्या बताया था मैंने? पिनियल काय, पिनियल काय। और पिनियल काय के बाद तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि।
ठीक है, पीयूष ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस पीनियल का है और पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, जो जैसा जैसा बता रहा हूँ याद करते चलिए। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को आपका सुपर मास्टर ग्रंथि, क्या बोलते हैं इसको, सुपर मास्टर, सुपर मास्टर ग्रंथि। ये कई बार पूछा गया, सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को, याद हो गया। आखिर हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, देखो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और इसको और किस नाम से जानते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आखिर इसको क्यों सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर में जितने जो अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मतलब कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है कब काम करेगी, कहाँ काम करेगी, कितना अमाउंट में हार्मोन के स्रावन करेगी, इन सबका निर्णय कौन लेता है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन हाइपोथैलेमस ही निर्णय लेता है कि कौन सा ग्रंथि कब काम करेगी, कहाँ काम करेगी, लेकिन हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथि के पास जाकर उन कामों को नहीं करवाता। हाइपोथैलेमस ने उन सभी कामों को करवाने के लिए एक अपना असिस्टेंट रखा हुआ है जिसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं जी, पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और जबकि आपका हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है, नियंत्रण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, मतलब सबको कंट्रोल में रखती है, ठीक है। और मैंने बताया कि यही हाइपोथैलेमस ग्रंथि डिसीजन लेती है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि कब काम करेगी, कहाँ काम करेगी, कितना अमाउंट में क्या करेगी, हार्मोन के स्रावन करेगी, सबका डिसीजन कौन लेता है जी, आपको यही हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, आगे समझ में। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथियों के पास जाकर, हाइपोथैलेमस है सभी ग्रंथियों के पास जाकर काम नहीं करवाती है। इन्होंने क्या किया, अपना एक असिस्टेंट रखा है, इन्होंने अपना एक असिस्टेंट रखा है जिसको किस नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मतलब मैं ऐसा कहूं कि अगर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसी भी ग्रंथि से कोई काम करवाना है तो उसके पास जाकर नहीं बोलेगी कि आप ये काम करो। हाइपोथैलेमस पहले किसको बोलेगी, पीयूष ग्रंथि को, है ना, पीयूष ग्रंथि को बोलेगी। तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी जी, फिर पीयूष ग्रंथि जितने भी बाकी सभी ग्रंथियां हैं सबको जाकर काम करवाती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, आपका सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जबकि पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों जाना जा रहा है, आगे समझ में, ठीक है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर और पीयूष ग्रंथि को मास्टर। अगर मैं अंतःस्रावी तंत्र को एक बस से कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं अंतःस्रावी तंत्र को एक बस से कंपेयर करूं तो याद रखना जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर कहा जाता है, ठीक है। मतलब यही तो निर्णय लेता है ना, कौन सी ग्रंथि क्या काम करेगी, कब काम करेगी, कितने अमाउंट में हार्मोन के स्रावन करेगी, इन सबका निर्णय कौन लेती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का क्या बोला जाता है, ड्राइवर बोलते हैं। याद रखने, सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, अंतःस्रावी तंत्र का, अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर, अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर कौन से ग्रंथि को बोला जाता है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को। लेकिन कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर किसे बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर, तो कंडक्टर किसे कहा जाता है जी, आपका पीयूष ग्रंथि को। किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो होपफुली ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किए हैं मस्तिष्क में पाए जाने वाले ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ब्रेन में पाया जाता है और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करती है। और हाइपोथैलेमस ने एक अपना असिस्टेंट रखा हुआ है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना। और मतलब किसी भी ग्रंथि से कोई भी काम करवाना रहता है तो हाइपोथैलेमस उन सभी ग्रंथियों के पास नहीं जाएगी, वो पीयूष ग्रंथि को बोलती है कि भैया आप जाके इनसे ये काम करवाइएगा, है ना। तो पीयूष ग्रंथि को उन्होंने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है
जो भी जो भी निर्देश देना होता है वो पीयूष ग्रंथि को देती है, फिर पीयूष ग्रंथि उन सभी कार्यों को सभी बाकी ग्रंथियों से करवाती है। आगे समझ में चीज़ है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर कहते हैं और पीयूष को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आगे समझ में, अगर मैंने बोला कि अगर मैं अंतःस्रावी तंत्र को एक बस से कंपेयर करूं तो अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर कौन से ग्रंथि को बोलेंगे, हाइपोथैलेमस को, और कंडक्टर किसे कहा जाएगा, पीयूष ग्रंथि को कहा जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। होपफुली आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखो ये डायग्राम में मैंने बताया, ये हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब बारी है किसका, पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस के बारे में 2-3 चीजें जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, हाइपोथैलेमस को। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। तीसरा चीज, अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर किसे कहा जाएगा, तो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाएगा। आगे समझ में। अब बारी किसका जी, पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि। आपका पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में जी, पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि भी कहाँ पाया जाता है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ब्रेन में। ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में। ठीक है, और याद रखना ये हमारे शरीर में सबसे छोटी है ना, याद रखना सबसे छोटी, ये हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी, याद रखना है सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं जी, मास्टर ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि को भी जस्ट मैंने बताया अंतःस्रावी तंत्र का, किसका, अंतःस्रावी। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का किस नाम से जाना जाता है, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंडक्टर के नाम से, है ना। ड्राइवर किससे बोलेंगे, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन के स्रावन करती है। देखो मैंने बोला था ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन होता है, तो पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन के स्रावन करती है, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला हो जाएगा एडीएच, और एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको ऑक्सीटोसिन। ये कई बार पूछा गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावन कहाँ से होता है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन के बाद तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन। तीसरा क्या होगा जी आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन के बाद याद रखना है आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग के बाद आपको याद रखना है सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन, ये सभी हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, देखो एडीएच का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारे शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करता है, एडीएच। ठीक है, जल की मात्रा को एडीएच हार्मोन है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है ना, लव हार्मोन किसे कहा जाता है। उसके बाद पूछ सकता है कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं। ठीक है, या पूछ सकता है कि आपका मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहा जाता है। लव हार्मोन किसे कहते हैं, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं आपका, ऑक्सीटोसिन को। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावन किससे होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किससे होता है जी आपका, पीयूष ग्रंथि से। साथ ही साथ यहाँ से आपको प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग और सोमेटोट्रोपिन, इसका भी क्या होता है, हार्मोन का स्रावन होता है। आगे समझ में। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों का माता के प्रति प्रेम वो प्रकट होता है। साथ ही साथ इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं कि देखो जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो वो जो छोटा बच्चा अपने माँ के शरीर के जिस अंग से बाहर आता है, वजाइना से बाहर आता है, तो वजाइना के मसल्स को क्या करता है, ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन फैलाने का कार्य करता है, वजाइना के मसल्स को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा चीज मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ऑक्सीटोसिन को। ये दुग्ध स्त्रावन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, दुग्ध स्त्रावन को प्रेरित करता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीटोसिन को किस किस नाम से जानते हैं, लव हार्मोन,
उसके बाद बर्थ हार्मोन, उसके बाद आपका मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना जी, ठीक है। आखिर लव हार्मोन किसे कहेंगे, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, या आपका मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। या इन सभी हार्मोन के स्रावन कौन से ग्रंथि से होता है, तो आपका पीयूष ग्रंथि से होता है, याद रखना है। आ गया। और एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। बाकी प्रोलैक्टिन ये भी क्या करता है, प्रोलैक्टिन ये भी क्या करेगा, ये भी आपका दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन भी। ल्यूटिनाइजिंग ये हार्मोन क्या करता है, ये जनन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये दोनों को याद रखना, हालांकि इसको थोड़ा दिमाग में रखे रहना, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ल्यूटिनाइजिंग ये जनन संबंधी क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सोमेटोट्रोपिन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये ब्रेन में पाया जाता है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इसे अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर कहा जाता है। और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन के स्रावन होता है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग और आपका सोमेटोट्रोपिन, है ना। ये हमारा पीयूष ग्रंथि भी होगा। देखो, तो हमने हाइपोथैलेमस भी कंप्लीट कर लिया, और हाइपोथैलेमस के बाद मैंने पीयूष ग्रंथि भी बता दिया। अब बारी किसका है, देखो पिनियल का है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पिनियल का ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, पिनियल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये जस्ट यहीं पास ऊपर में ही बता दे रहा हूँ आप लोग को, पिनियल का ग्लैंड, ठीक है। पिनियल का है, पिनियल का है, पिनियल का ग्लैंड, पिनियल का ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रेन में। कहाँ जी, ये ब्रेन में, अर्थात मस्तिष्क में पाया जाता है। और पिनियल का ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, ब्रेन सैंड, अर्थात इसे ही मस्तिष्क की रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत कौन से ग्रंथि को बोला जाता है, तो आपका पिनियल का को बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। ये ब्रेन में पाया जाता है। आखिर इसको मस्तिष्क की रेत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका 10 से 12 साल बाद क्या होता है, क्या है, अधिकतर देखा जाए तो 11-12 साल में, 11 से 12 साल बाद क्या होता है, इस ग्रंथि में आपका कैल्शियम का जमाव होने लग जाता है, जिससे रेत जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन सैंड, अर्थात मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, ठीक है। अब पिनियल का ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन के स्रावन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन कौन से हार्मोन के स्रावन होता है, सबसे पहले याद रखना आपको मिलेटोनिन, ठीक है। मिलेटोनिन, मिलेटोनिन नामक हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा जी आपका सीरेटोनिन, सीरेटोनिन। मिलेटोनिन और सीरेटोनिन नामक हार्मोन यहाँ से स्रावन होता है। जो सीरेटोनिन नामक हार्मोन होता है, ये आपका नींद और मूड के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, नींद और मूड के लिए, ठीक है। नींद और मूड के लिए जिम्मेदार होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नींद और मूड के लिए कौन सा आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीरेटोनिन। और इसका स्रावन कहाँ से होता है, तो पिनियल का ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। फिर मिलेटोनिन हार्मोन, ये हमारे शरीर के रंग को डिसाइड करता है। ये हमारे शरीर के रंग को क्या करता है, डिसाइड करता है, डिसाइड करता है, मतलब ये हमारे शरीर के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन, आपका मिलेटोनिन नामक हार्मोन। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन आएगा, नींद और मूड के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सीरेटोनिन। और रंग को, हमारे शरीर के रंग को डिसाइड कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो बताना है मिलेटोनिन हार्मोन। ये जो सीरेटोनिन नामक हार्मोन होता है ना, ये आपका बच्चों में, और जो आपका छोटे छोटे जो पेट्स होते हैं, जैसे कि कुत्ते के बच्चे हो गए, बिल्ली के बच्चे हो गए, इन सब में आपको सीरेटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। देखना, इसलिए वो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे पेट्स लोग हैं, वो लोग एकदम सोते ही रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में सीरेटोनिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जो आपका नींद और मूड के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये चीज़ तो पीयूष ग्रंथि भी हो गया, पिनियल का भी हो गया, हाइपोथैलेमस भी हो गया। देखो, तीनों ग्रंथि के बारे में मैंने बता दिया आपका। सबसे पहले बताया हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद मैंने बताया किसके बारे में जी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद मैंने बताया पिनियल का के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ब्रेन में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रंथि के नाम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, हाइपोथैलेमस को। मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को। अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर किसे कहेंगे, सुपर मास्टर को। कंडक्टर किसे कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस किस नाम से जानते हैं, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। पिनियल का ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं, ब्रेन सैंड। पिनियल का ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन के स्राव होता है, मिलेटोनिन और सीरेटोनिन। नींद और मूड के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपका सीरेटोनिन। और आपका शरीर के रंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका मिलेटोनिन। यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गला में। गला में देखो, गला में कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, देख लो एक बार डायग्राम में। ये देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर देखो, नेक में, गला में थायराइड और उसको कवर करके रखा है आपका पैराथायराइड, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, थायराइड ग्रंथि। जो जो चीज़ मैं आप लोग को बताता जाऊँगा एकदम तुरंत आप लोग को याद करते चलना है जी, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, थायराइड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये गले में, ठीक है। ये गले में पाया जाता है, ये ग्रंथि गले में पाया जाता है। पहला चीज़ तो अगर आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है थायराइड। लेकिन सबसे छोटी पूछेगा तो आपको बताना है जी पीयूष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर के किसके लिए? वृद्धि और विकास, ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो लोग बौने हो जाते हैं, बौने, उसका हाइट अच्छे से नहीं बढ़ता। वैसे देखें तो हाइट के लिए और बहुत सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें से आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, या इसमें इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? इस ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन, ठीक है, इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होती है तो हाइट है वो थोड़ा कम आ जाता है। ठीक है, केवल यही हार्मोन बस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है ये क्या करता है? ये आपका हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जी। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कौन से ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उपापचयी क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जितने भी हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? तो थायराइड ग्रंथि करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि क्या कर देता है? ये आपका वयस्क को लार्वा में बदल देता है। ठीक है, सॉरी, ये आपका लार्वा को, किसको? लार्वा को किस में बदलता है? आपका वयस्क में, लार्वा को वयस्क में बदल देता है। ठीक है, लार्वा को वयस्क में बदलता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण, कायांतरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं? मेटामॉर्फोसिस। इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? क्या क्या बोला कि थायराइड ग्रंथि ये गले में पाया जाता है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करती है, और ये लार्वा को वयस्क में बदलती है, और इसी प्रोसेस को कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण। ठीक है, इंग्लिश से मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और अगर थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा शरीर अनावश्यक रूप से वृद्धि कर लेता है, जिसको बोलते हैं महाकायता की बीमारी, अर्थात जियांटिज्म की बीमारी कहा जाता है। आगे समझ में, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में इन सभी चीज़ों को याद रखना है। और थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा नमक इंपॉर्टेंट होता है? थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन नमक। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है जी? आयोडीन नमक की कमी से होता है घेंघा नामक रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। ठीक है, आयोडीन नमक की कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि के बारे में, हो गया। थायराइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड। देख लो डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और पैराथायराइड ग्रंथि से पैरा हार्मोन का स्त्राव होता है। किसका? पैरा हार्मोन का स्त्राव होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गला में। ये कहाँ पाया जाता है जी? गला में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छे से इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया याद। तो देख लो एक बार, मैंने पहले डायग्राम में देख लो, पैराथायराइड ग्रंथि मैंने कहाँ बताया आप लोग को? देखो, पैराथायराइड मैंने बताया ये आपका थायराइड है, अंदर वाला, ऊपर का पैराथायराइड है, गला में पाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया? ये तो गला में पाया जाता है। फिर दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया जी कि यहाँ से पैरा हार्मोन नामक हार्मोन के स्राव होता है, और इसका कार्य क्या है? ये शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा किसके बारे में? पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो हमने पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में भी पढ़ लिया। पैराथायराइड ग्रंथि के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो, पैराथायराइड भी हमारा हो गया, अब किस में जाएंगे हम लोग? देखिए जी, पैराथायराइड भी हमारा हो गया। अब हम लोग जाएंगे थाइमस के बाद अग्नाशय। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? थाइमस ग्रंथि। चलिए, ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना शुरू करना है किसके बारे में? थाइमस ग्रंथि। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया थाइमस ग्रंथि के बारे में क्या चीज़ ध्यान रखना है कि थाइमस ग्रंथि ये हमारे कहाँ पाया जाता है? सीने में पाया जाता है, सीने में। ठीक है, सीने में, चेस्ट में पाया जाता है, सीने में पाया जाता है, पहला चीज़।
दूसरा चीज़ थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कहा जाता है जी, किंग कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है, याद रखना है। प्रतिरक्षा तंत्र का किंग, इम्यून सिस्टम का किंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का क्या करता है जी, निर्माण करता है। ये हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षा तंत्र का किंग। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्रंथि को इम्यून सिस्टम का किंग बोलते हैं, तो आपका थाइमस ग्रंथि को। समझ में आ गया ये चीज़, है ना। और यहाँ से कौन से आपका हार्मोन के स्त्राव होता है, तो यहाँ से हार्मोन कौन सा होता है, थाइमोसिन। ठीक है, यहाँ से आपका थाइमोसिन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ तो ये सीने में पाया जाता है, इसे प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है और ये यहाँ से थाइमोसिन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या होता है, हमारे शरीर का रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है उसी को प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जाना जाता है। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। और जैसे जैसे हमारा शरीर उम्र बढ़ता जाता है तो शरीर का जो एंटीबॉडी का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती जाती है। अब जब हम लोग एक एंड तक हमारे मतलब एक उम्र की उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारा जो थाइमस ग्रंथि है वो आपका एंटीबॉडी का निर्माण करना बंद ही कर देती है। और जैसे एंटीबॉडी का निर्माण करना बंद कर देती है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है आपका जो थाइमस ग्रंथि है इसकी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि भी हो गया। थाइमस के बाद मैंने बताया था अग्नाशय ग्रंथि। थाइमस के जस्ट नीचे कौन सी ग्रंथि है जी, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। थाइमस के नीचे जस्ट कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि किसे कहा जाता है, इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आपका मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यही सब क्वेश्चन है ना, कौन से ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, कौन से ग्रंथि को आपका प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है, किसे सुपर मास्टर बोलते हैं, किसे मास्टर कहा जाता है, यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एंजाइम का भी स्त्राव होता है, एंजाइम के साथ साथ यहाँ से हार्मोन का भी स्त्राव होता है, ठीक है जी। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव होने के कारण अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और कौन कौन से एंजाइम का स्त्राव होता है मैंने आप लोग को कल के इसके सेकंड वाले पार्ट में बताया था। देखो कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन के बाद आपको याद रखना है लाइपेज के बाद आपको ध्यान रखना है सुक्रेज हो जाएगा, सुक्रेज के बाद आपको ध्यान रखना है एमाइलेज के बाद आपको याद रखना है माल्टेज, ठीक है, माल्टेज। ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, एमाइलेज, माल्टेज, इन सब एंजाइम का स्त्राव होता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन करता है जी प्रोटीन का पाचन। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। और सुक्रेज, एमाइलेज और माल्टेज ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। मतलब जो अग्नाशय ग्रंथि है यहाँ भोजन के तीनों घटकों का पाचन हो जाता है, इसीलिए आपका अग्नाशय रस को पूर्ण रस के नाम से जानते हैं, कंप्लीट जूस, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रस कौन से आपका रस को कहा जाता है, तो अग्नाशय रस को, है ना। अग्नाशय रस को पूर्ण रस अर्थात कंप्लीट जूस के नाम से जानते हैं। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन के स्त्राव होता है, तो याद रखना सबसे पहले तो इंसुलिन नामक हार्मोन। किसका जी, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। और ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को, किसको, हमारे शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर सपोज ये इंसुलिन नामक हार्मोन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करेगा तो हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इसको बोलते हैं मधुमेह की बीमारी, ठीक है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि में जो हार्मोन के स्थान होता है इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा हो जाएगा दूसरा ग्लूकेगॉन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा जी आपका ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन को, ये अतिरिक्त ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, है ना। अतिरिक्त ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों उल्टा है देखो एक दूसरे के, ठीक है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ये अतिरिक्त ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव होता है। एंजाइम के रूप में कौन कौन से एंजाइम का स्त्राव हो रहा है मैंने बता दिया, और हार्मोन के रूप में भी कौन कौन से हार्मोन का स्त्राव हो रहा है मैंने बता दिया, जिसमें से इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है जी, अतिरिक्त ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बाद देखो डायग्राम देखिए,
हमने हाइपोथैलेमस कर लिया है ना, क्या क्या कर लिया, देखिए क्या क्या मैंने करवा दिया, एक सेकंड जी, ठीक है, कहाँ है ये देखो क्या क्या मैंने करा दिया। मैंने हाइपोथैलेमस करा दिया, पीयूष ग्रंथि करा दिया, पिनियल का करा दिया, पैराथायरॉइड करा दिया, थायराइड करा दिया, थाइमस करा दिया, अग्नाशय करा दिया। अब बचा एड्रीनल और गोनाड ग्लैंड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो ग्रंथि और बचे, इसको भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, कौन कौन से दो ग्रंथि बचे हुए देखते हैं, एड्रीनल और गोनाड ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, एड्रीनल ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो एड्रीनल ग्रंथि ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो आपका किडनी के जस्ट ऊपर, कहाँ, किडनी के जस्ट ऊपर में, किडनी के ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। और इसी एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपातकालीन, इसी को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमरजेंसी ग्लैंड, क्या बोलेंगे जिसको जी, इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को आपका 4S ग्लैंड, इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसको आपका 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चारों अपने आप में क्वेश्चन है, कौन से ग्रंथि को 4S ग्लैंड बोलते हैं, किसको आपका 3F बोला जाता है, किसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। अब देखो क्यों आपातकालीन ग्रंथि बोला जा रहा है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो पहले देखते हैं 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका शुगर अर्थात शक्कर की मात्रा को, दूसरा साल्ट अर्थात नमक की मात्रा को, और तीसरा स्टेरॉइड को, और चौथा सेक्स अर्थात लैंगिक लक्षणों को। तो जो आपका एड्रीनल ग्रंथि है ये आपका शुगर को, साल्ट को, स्टेरॉइड और सेक्स अर्थात लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 3F ग्लैंड क्यों, क्योंकि याद रखना ये आपका फाइट के समय और आपका फियर के समय और आपका फ्लाइट के समय, फाइट, फियर और फ्लाइट के समय क्या हो जाता है, ये जो आपका ग्लैंड है एक्टिव हो जाता है एकदम, ठीक है। फाइट मतलब लड़ने के समय और डरने के समय, ठीक है, लड़ने के समय हो जाएगा आपका, डरने के समय हो जाएगा, और आपका उड़ने के समय, ये जो आपका एड्रीनल ग्लैंड एकदम एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड बोलते हैं, अर्थात लड़ने वाला, डरने वाला और उड़ने वाला, इसको क्या बोला जाता है, ग्लैंड बोला जाता है, किसको जी, एड्रीनल ग्लैंड को, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है, इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलेंगे। दूसरा 4S ग्लैंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि शुगर को, साल्ट को, स्टेरॉइड और सेक्स को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फाइट, फियर और फ्लाइट अर्थात जब लड़ता है कोई व्यक्ति, या जब कोई व्यक्ति डरता है, या जब कोई व्यक्ति उड़ते हैं, तो उस समय ये एकदम एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझ में, तो हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। अब लास्ट हमारा बचता है, देखो लास्ट क्या है जी, लास्ट है हमारा गोनाड ग्लैंड, ठीक है। देखो चलो गोनाड ग्लैंड को भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट क्या है हमारा, गोनाड ग्लैंड। चलो लास्ट क्या है, गोनाड ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड भी आप लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोनाड ग्लैंड, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोनाड ग्लैंड। अब देखिए गोनाड ग्लैंड किसे कहेंगे, ठीक है। गोनाड ग्लैंड देखो एक बार पहले डायग्राम में समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो जी डायग्राम क्या है, गोनाड ग्लैंड मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही गोनाड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। और गोनाड ग्लैंड में मैंने बताया था मेल में क्या पाया जाएगा और फीमेल में क्या पाया जाएगा। देखो गोनाड ग्लैंड में आपका मेल में क्या पाया जाता है, मेल में पाया जाता है जी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, क्या पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है मेल में। और फीमेल में क्या पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है 1 पेयर ऑफ ओरी, 1 पेयर ऑफ ओरी, ये पाया जाता है फीमेल में। अर्थात मेल में हो जाएगा आपका एक जोड़ी विषण, इसको हिंदी में मैं क्या बोलूँगा, एक जोड़ी विषण, क्या बोलूँगा जी, एक जोड़ी विषण। और मैं इसको हिंदी में क्या बोलूँगा, 1 पेयर ऑफ ओरी को एक जोड़ी अंडाणु, एक जोड़ी आपका अंडाणु हो जाएगा ये, ठीक है। तो गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओरी, मतलब एक जोड़ी आप क्या पाया जाता है आपका, ओरी मतलब होता है आपका, ओरी मतलब होता है जो आपका अंडाशय, ठीक है। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ये आपको दांटना है, ठीक है, ये अंडाशय पाया जाता है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जो मेल के जो गोनाड ग्लैंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। और इस 1 पेयर ऑफ टेस्टिस से कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है, ये CGPS भी पूछ चुका है। यहाँ से आपका टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से ना टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ये। और ये जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि उसका आवाज़ का मोटा होना, उसके चेस्ट का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। और देखो फीमेल के गोनाड ग्लैंड के रूप में पाया जाता है 1 पेयर ऑफ ओरी। और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन के स्त्राव होता है, देखो एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन के बाद ध्यान रखना है आप लोग को प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के बाद आपको याद रखना है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन के नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होती है ये आपका महिलाओं में या लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, मतलब उसकी स्तन ग्रंथियों का विकास करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करती है। याद रखना जब लड़कियों में सबसे पहली बार जब एमसी साइकिल आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तब उसको क्या बोलते हैं, आपका मेनार्की बोलते हैं, और लास्ट बार जो आते हैं उसको मेनोपॉज कहा जाता है ना। 11 से 13 वर्ष की उम्र में ये जो आपका एमसी साइकिल उसके शरीर में आना शुरू हो जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो फीमेल के गोनाड ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन के स्राव होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, और मेल के गोनाड ग्लैंड से होता है आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव, जहाँ से टेस्टिस बनता है ना, वहीं से आपका टेस्टिस भी बनता है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ टेस्टिस बोलता है जी, स्पर्म, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी विसन से आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव होता है, और टेस्टिस से ही आपका स्पर्म टेस्टिस में ही स्पर्म का भी निर्माण होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जगह किसके बारे में, गोनाड ग्लैंड के बारे में। अब देखिए, अब मैंने आप लोग को लास्ट टाइम क्या बताया था, मतलब सबसे पहले क्या बताया था, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था, इसको आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, है ना, एक बार और रिवीजन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले जो बताया था उसको मैं आप लोग पुनः बता रहा हूँ। देखो, अब देखो, सुपर मास्टर ग्रंथि किससे कहेंगे, आप सभी को आंसर पता होगा। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको बोलेंगे जी, हाइपोथैलेमस को। किसको, सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाएगा, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को कहा जाएगा। मस्तिष्क की रेत किसे कहेंगे, पिनियल काय को। किसको, पिनियल काय, पिनियल काय ग्रंथि को, पिनियल काय ग्रंथि को क्या बोलेंगे, मस्तिष्क की रेत बोलेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोग को। सबसे छोटी बोलेगा तो आपको बताना पीयूष हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर बोलेगा तो आपको हाइपोथैलेमस, और कंडक्टर बोलेगा तो आपका पीयूष हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोग को। आपातकालीन ग्रंथि किससे कहेंगे, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र का किंग किसे कहा जाएगा, आपका किसको जी, आपका थाइमस ग्रंथि को ना, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन के स्राव होता है, मैंने बताया ऑक्सीटोसिन, उसके बाद एडीएच, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिन बताया। मेल और फीमेल के गोनाड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, अगर मेल्स के गोनाड ग्लैंड की बात करें तो मेल के गोनाड ग्लैंड से होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्रावन, और फीमेल के गोनाड ग्लैंड से होता है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन के स्रावन। तो होपफुली क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो निश्चित इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका और श्वसन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।